जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और लास्ट लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड करके शेयर किया था आपसे, आपने वो सुना भी होगा। और सिर्फ लेक्चर नहीं सुना होगा, ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ में बेहतरीन एंजॉयमेंट भी की होगी, दूसरों की सपोर्ट भी की होगी, मतलब बैलेंस लाइफ गुजारी होगी। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि सीए इज़ जस्ट अ टूल टू हैव योर बेस्ट कैरियर। सीए बजाते खुद कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रखें, अपने वालदेन, अपने बहन भाइयों, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, उनके साथ हैंग आउट भी किया करें, और वैसे भी एक्टिविटीज़ करते रहें। लेकिन इस तरह प्लानिंग से स्टडी करें कि जब आप स्टडी कर रहे हो तो फिर कोई और चीज़ आपके जहन में ना हो, और टारगेटेड स्टडी कर रहे हो, टाइमली चीज़ों को कंप्लीट करें और आगे बढ़ें। सिर्फ पढ़ते चले जाना, कैरियर के लिए पैसे कमाते के लिए एफर्ट करते चले जाना, और एक दिन आपको अचानक एहसास हो कि आप वालदेन की खिदमत नहीं कर सके जितनी आप कर सकते थे, आप दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर सके, सिर्फ इस चक्कर में कि पहले कुछ बन जाएं फिर देखेंगे। मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस रखें। जो अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं है, आप जितनी चाहे एफर्ट कर लें, या तो आपको नहीं मिलेगा, या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके या गलत तरीके से एफर्ट करके वो लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होगी, और आपकी इथिक्स भी डिस्टर्ब होंगी। तो ये तो एक बड़े की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। हमेशा ओपन रहें ज़िंदगी में। हमने हमेशा रिस्क टू को एक्सपोजर अपना हमेशा रखें कि रिस्क आएंगे, आप उनसे अवॉइड नहीं कर सकते। आपको ये देखना है कि हाउ टू टैकल दैट। ओके, तो हैविंग सेड दैट हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर आपको याद होगा कि हमने प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इस पे। और उसकी एक बेसिक रीज़न ये भी थी, मैंने इंटेंशनली भी ये टाइम लगाया है कि आप एक तरह से ब्रेन वार्म हो जाए, और आप एक चीज़ को समझ रहे हैं कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ से अलाइन हो जाएं। अब मैं आइंदा अपने आप को स्पीड अप करूंगा क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ ये कि अगर स्पीड तेज़ है और आप उसे नहीं समझ पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक अल्टरनेटिव सिस्टम ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह ताला। बिकॉज मैं समझता हूँ कि बीइंग ए टीचर मेरा फ़र्ज़ है कि सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर दे के और मैं घर ना बैठ जाऊं, बल्कि जो एक ऑब्जेक्टिव है कि मेरे जो बच्चे हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो ना सिर्फ क्वालिफाई करें बल्कि विद कॉन्सेप्ट्स अपनी लॉजिक को क्लियर करें और आगे बढ़ें, और एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कैरियर की बुनियाद रखें। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी तरह से ऐसी कोशिश करेंगे कि मैं एक इमीडिएट फीडबैक आपको दे सकूं। बट ऑनेस्टली, जिस तरह फिजिकल क्लास में फीडबैक होती है वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हर डिसिप्लिन के या हर फोरम के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अच्छा, पेरेंट टीचर, जो पेरेंट टीचर तो नहीं कहना चाहिए, मैं पेरेंट टीचर मेरे जहन में आ रहा था, पेरेंट स्टूडेंट। और मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि टीचर हमेशा पेरेंट ही होते हैं। तो एक पेरेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप में बनाऊं, और हम चीज़ों को उसकी ट्रू सेंस में लेके चलें। बहुत टाइम लगा दिया मैंने इन बातों पे भी। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैंने मैं मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म पे ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जो फ्रंट एंड है, ये बेहतरीन से बेहतरीन हो। मैंने आपको बताया था कि मैं जूम यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ऑफलाइन रिकॉर्डेड सॉफ्टवेयर पे जाऊँ और इससे क्वालिटी को बेहतर करूँ। सेकेंडली, मैं जो लाइट यूज़ करता हूँ, पिछले लेक्चर्स में जो लाइट थी वो मैं थोड़ी सी रेडिश लाइट यूज़ कर रहा था। फिर उसके मैं एक रेडिश में दूसरे कलर की लाइट भी है जो उसमें ऑप्शन है। ये जो आज मैंने लाइट चेंज की है, शायद आपको फर्क फील भी हो रहा होगा, ये थोड़ी सी वाइटिश किस्म की लाइट है। ठीक है, तो मुझे वो ज़्यादा मतलब ग्लोइंग नज़र आ रही थी, लग रही थी जो पिछली लाइट थी। लेकिन आज मैंने इसे ट्राई किया है। तो आपने अपनी फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना है कि ये लाइट आपको कैसी लग रही है, ये प्रेजेंटेशन या ये इंटरफेस ज़्यादा बेहतर है या पिछले जो लेक्चर्स थे उनका इंटरफेस बेहतर था। मैं शाहजेब साहब को कह दूंगा कि वो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपसे शेयर कर दें। मैं एक ईमेल भी बना रहा हूँ जो स्पेसिफिकली आपके लिए होगी, तो वो ईमेल भी शेयर कर दें। दोनों सोर्सेज है, आप इन जो फीडबैक है जैसे मैं आपसे मांग रहा हूँ ये भी दे सकेंगे, और प्लस जो आपके अपने इश्यूज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हैविंग सेड दैट, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। और मैं आपसे दोबारा से पहले बुक शेयर करने लगा हूँ। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या बच गया, क्या रह गया, और फिर हम दोबारा वाइट बोर्ड पे आएंगे। और वाइट बोर्ड पे पहले मैं जनरल एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर हम किताब में पढ़ेंगे कि किताब में क्या लिखा है। लेकिन अभी याद रखिए कि मैंने जो लास्ट टाइम आपको सिनेरियोज भी समझाए हैं,
वो मैंने किताब ओपन नहीं की, मैंने सब कुछ व्हाइट बोर्ड पे किया था। आज बहुत क्विकली ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद हम किताब पे वापस आएंगे और किताब को हम पढ़ेंगे, और मैं आपको एक फील करवाने की कोशिश करूंगा कि बुक में जो कुछ लिखा है वो हमने डिस्कस किया है। अब आपका काम ये होगा, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड बुक से नहीं पढ़ाता, ना मुझे ये पसंद है, ना मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी अप्रोच है। मेरा काम कॉन्सेप्ट देना है और फिर किताब पढ़ना और उसे रिलेट करना कि यासिर साहब ने जो कहा था क्या वो सब कुछ किताब के मुताबिक था, या कोई किताब में ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि यासिर साहब ने डिस्कस ही नहीं की, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई। ये आपका काम होगा। अगर सब कुछ मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा तो आपके करने का काम कुछ नहीं रहेगा सिवाय रटे के और क्वेश्चंस करने के। मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी अप्रोच है। यू हैव टू एंगेज यूर सेल्फ विद मी। मुकम्मल तौर पे आपको पूरे प्रोसेस में एंगेज होना है। तो हम किताब को पढ़ेंगे क्विकली और फिर आप उस किताब को अपने तौर पे पढ़ के उसमें बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे और मुझे आइडिया देंगे या अपने आप को आइडिया देंगे कि जो कुछ मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ या बोल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे या इस तरह स्क्रीन पे, क्या ये सब कुछ किताब में मतलब लिखा हुआ है, और क्या किताब में इसके अलावा कोई चीज़ तो नहीं लिखी। अभी आपका काम होगा और मुझे मुकम्मल और मुसलसल फीडबैक देंगे आप। क्वेश्चन मैं आपको कुछ करवाऊंगा, कुछ मैं आपको कहूँगा आप करें, और हम उन्हें मुस्कल मुसलसल डिस्कशन मोड में रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं किताब ओपन कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, और फिर हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ आगे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन हमने पढ़ा था, मैं अभी से डिस्कस नहीं कर रहा। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं वापस आऊँगा और हम किताब को देखेंगे। ये सब कुछ करने के बाद ये सिनेरियोज उसने बनाए हैं, जैसे देखें सिनेरियो 5 है द मनी बिल। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये सब कुछ आप पूरे कॉन्फिडेंस से इस चीज़ को अपने जहन में रखिए कि ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ और इससे ज़्यादा ही हमने डिस्कस किया है। तो ये चीज़ें अब आपके लिए बिल्कुल चाइल्डिश हो जाएंगी। जब ये आप पढ़ेंगे किताब तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है किताब में जो लिखा हुआ है। अच्छा जी। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ टाइम लाइंस है कि उसने असेंट जो देनी होती है, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट अप्रूवल दे देते हैं तो प्रेसिडेंट ने असेंट देनी होती है। तो कुछ टाइम लाइंस भी तो मुकर्रर होनी चाहिए ना कि प्रेसिडेंट इतने दिन में दे देगा असेंट, उसे लेके बैठा नहीं रहेगा चीज़ को। तो वो टाइम लाइंस अभी हमने नहीं पढ़ी, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये चीज़ मैंने अभी आपको नहीं बताई। अच्छा, सिनेरियो 6 है। फिर लैप्स ऑफ द बिल, मतलब ये है कि बिल जब लैप्स कब हो जाएगा। लैप्स होने का मतलब है कि उसकी हैसियत खत्म हो जाएगी बिल की हैसियत से, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक तो वही है कि रिजेक्ट हो गया, ठीक है, वही वाली बात हो रही है। तो हम ये भी सिनेरियो पढ़ लेंगे कि बिल कब खत्म हो जाता है, कि जब उस पर मजीद काम करने का कोई तरीका ही नहीं रहता। ठीक हो गया, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद और ये खास तौर पे वो नहीं है, वो तो एक प्रोसेस है ना कि नेशनल असेंबली ने इसे पास किया और सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगी। ये पिछले लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने, और जब तक आप पिछले लेक्चर नहीं सुनेंगे फिर अगले लेक्चर में आप कंफ्यूज रहेंगे। तो मेरे लेक्चर्स में आपको बहुत एक सीरियसली सारी चीज़ों को पहले पढ़ के समझना होगा, और अगर आपको नहीं समझ आती, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो बेटा मैं हाजिर हूँ। आपने एक एक चीज़ मुझसे डिस्कस करनी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपने इन लेक्चर से ही समझना है। मैं आपको अपना टाइम भी दूंगा जहाँ तक पॉसिबल है। तो आपने पहले पिछले लेक्चर्स को समझना है, तो अगला लेक्चर एक सीरीज है पिछले लेक्चर्स की, कंटिन्यूएशन है। तो वो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। तो एक तो यह है ना कि नेशनल असेंबली ने अप्रूवल दी, सेनेट ने रिजेक्ट किया, तो फिर क्या होगा, जॉइंट सिटिंग होगी। और जॉइंट सिटिंग ने भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो तो प्रोसेस में लैप्स है। ये लैप्स है कि अगर वो प्रोसेस में ही था और अभी प्रोसेस पूरा ही नहीं हुआ था तो वो बिल फिर भी लैप्स हो जाएगा। तो उस वो कैसे होगा ये हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। अब प्रोमलगेट का मतलब होता है अनाउंस करना। कोई लॉ जो है वो अनाउंस भी कर देना और इम्प्लीमेंट भी कर देना। हमने तो पढ़ा है कि पूरा प्रोसेस है, पहले नेशनल असेंबली, फिर सेनेट, फिर प्रेसिडेंट, और हमने कहा था प्रेसिडेंट तो सिर्फ असेंट दे सकता है, उसके बाद तो इतनी पावर्स ही नहीं है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रेसिडेंट कैसे कोई चीज़ प्रोमलगेट कर सकता है। तो सर्टन केसेस में हमने प्रेसिडेंट को इख्तियार दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि अगर ऐसे हालात हैं और एक कानून नहीं बन पा रहा लेकिन उसकी शदीद ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो हमने एक इनडायरेक्ट ऑप्शन दिया प्रेसिडेंट को, उसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को अनाउंस करता है या प्रोमलगेट करता है। ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक रह गया छोटा सा पोर्शन है हमारे सिलेबस का। इसके बाद नीचे उसने ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है, कब क्या होगा, सिनेरियोज को उसने एक वर्क फ्लो में बना दिया है, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन आपके लिए ये इसलिए फ़ायदेमंद होगा कि इसे एक पेज को देख के पूरा प्रोसेस आपको दोबारा आप रिकॉल कर सकते हैं। तो रिवीजन में इस वाली चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत को ख़ास नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी पहली बार ज़रूर पढ़ लीजिए। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारा आखिरी टॉपिक होगा। इसका क्या मतलब है, डेलीगेट करना।
अपना इख्तियार किसी और को दे देना। लेजिस्लेशन, कानून साजी, कानून बनाना। कानून बनाने का इख्तियार किसी और को दे देना। तो कानून बनाने का इख्तियार किसे है पाकिस्तान में? जैसे हमने डिस्कस किया, पार्लियामेंट को है, लेजिस्लेचर को है। लेकिन लेजिस्लेचर कहता है कि छोटे मोटे कवानीन हम नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को देखना है। वाई नॉट कि हम कुछ कवानीन आगे लोगों को ट्रांसफ़र कर दें, और जो चीज़ें अब लोगों को ट्रांसफ़र की जाती हैं वो वापस भी ली जा सकती हैं। तो ये हम एक सिस्टम पढ़ेंगे, एक पाकिस्तान के लॉ में ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शन पढ़ेंगे कि अगर लेजिस्लेचर के ऊपर बहुत प्रेशर है, या वो ये समझता है कि ये तो बहुत पेटी चीज़ है, इसमें मैं इंगेज क्यों हूँ, तो उसका क्या तरीका है, वो क्या अपने इख्तियार किसी और को दे सकता है, और उसका उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, जैसे आपके फादर है, घर के लिए इंश्योर करना कि घर में इतनी इनकम आ रही हो कि घर का खर्च भी चल रहा हो, बच्चों की फ़ीस वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, तमाम ज़रूरी खर्चात जो फैमिली से रिलेटेड है, बेसिकली वो फादर की जिम्मेदारी है, जब तक कि बच्चे इमेच्योर हैं या माइनर हैं, बालिग नहीं है। लेकिन जब बच्चे बालिग हो जाते हैं, तो फिर बड़े भाई की जो जॉब कर रहा है या उसे जॉब करनी चाहिए, उसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। अब अगर आज घर में क्या पकना है, अगर फादर को ये भी देखना पड़े, घर की आज सफाई हुई या नहीं हुई ये भी फादर को देखना पड़े, मेड आज काम पे नहीं आई, तो अब क्या करना है, घर तो गंदा है, अगर ये भी फादर को देखना पड़े तो फिर तो फादर बेचारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो हम ये देखते हैं कि ऑल्दो पूरी फैमिली का इख्तियार फादर के पास है, क्योंकि वो फैमिली की हम बात कर रहे हैं, उसमें घर की सफाई से लेके कमाने तक हर चीज़ आ जाती है। बट फादर अपने कुछ इख्तियारात अपनी वाइफ को दे देते हैं, आपकी वालदा को दे देते हैं, कुछ इख्तियारात अपने बच्चों को दे देते हैं कि बेटा जो भी सब्जी पकानी है बस देख के ले आया करो। मुझसे पूछोगे तुम कि आज बैंगन 200 रुपये किलो हो गए हैं तो लाऊं कि ना लाऊं, मुझसे क्यों पूछते हो ये बातें, मुझे मेरे काम करने दो। तो फादर ने अपना इख्तियार दे दिया। लेकिन अगर फादर को लगता है कि आप सब्जी अच्छी नहीं ला रहे और आप डंडी मारते हैं, आप घर से 200 रुपये लेके जाते हैं, सब्जी आप 150 की लेते हैं, 50 रुपये की आप हैंग आउट करके घर आके कहते हैं सब्जी 200 की आई है, और फादर को हो गया शुबा। तो अब फादर क्या करेंगे, अपना इख्तियार आपसे वापस लेके किसी और को भी दे सकते हैं या अपने हाथ में भी रख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है अपना इख्तियार किसी को देने का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली लेजिस्लेशन में, कानून साजी में, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो ये हम कर लेंगे, तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। आगे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्वेश्चंस हैं, आई थिंक सो। हम नीचे तक देख लेते हैं। और जी, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर ख़त्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देता है वो, हर चैप्टर के एंड पे तकरीबन वो 15 20 25 के करीब देता है। मेरी जो तरीका है, मैं ये सारे क्वेश्चन नहीं करवाता। अगेन वही बात कि कुछ पेन आप भी तो लेना बेटा, पेपर मैंने नहीं देना, पेपर आपने देना है। और मैं आपको स्पून फीडिंग कभी नहीं करता, ये मेरी आदत भी नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है एज ए प्रोफेशनल, और ना मुझे ये मुनासिब लगता है आपके लिए। तो कुछ मैं करवाऊंगा, लेकिन आपने 100% करने हैं। जहां आपको समझ नहीं आती आपने मुझसे बार बार डिस्कस करना है। तो हर चैप्टर के एंड पे तकरीबन 25 के करीब, 30 के करीब एमसीक्यूज हैं, ये आपने करने हैं। और ये जो ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये जो ऊपर गुजरे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी, ये देखें प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि इस स्टडी टेक्स्ट को बनाने वाले ने एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें इंडल्ग कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं। तो इसका मतलब है जब आप ये पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी भी होगी। बट अगेन मैं एक बात और करूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम जब किताब के बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें, इस किताब का जो एडिशन है, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो आपको हर चीज़ को क्रिटिकली देखना चाहिए, बहुत डिटेल में देखना चाहिए। यही आपकी स्ट्रेंथ है काम बंदे की निस्बत, कि आप चीज़ों को बहुत डेप्थ में देखते हैं और आप चीज़ को पूरी तरह प्लान कर लेते हैं, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ और शुरू में देखता हूँ कि ये कौन सा ईयर है जब ये स्टडी टेक फाइनल हुआ था, जहाँ कहीं ना कहीं नंबर ईयर लिखा होता है, तो ये देखें, जुलाई 2025। अब ये जुलाई 2025 में तो आया है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जुलाई तक जो अटेम्प्ट्स हुई हैं 2025 तक, उसमें मतलब सितंबर की अटेम्प्ट तो इंक्लूड नहीं होती, सितंबर 25 जो गुजर गया। लेकिन क्या पिछली मार्च 25 के क्वेश्चन इसमें हैं? तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता नहीं है कि मार्च 25 के क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि ये स्टडी टेक्स्ट इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता। तो याद रखें कि इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, एक तो वो 100% उसने पास पेपर नहीं उठाए, सिलेक्टिव चीज़ें उठाई हैं। दूसरा ये है कि पिछली जो अभी जो अटेम्प्ट गुजरी है, इसके क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें नहीं होंगे। इससे पिछली और उससे पिछली मतलब एक दो अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन का भी आई एम डाउटेड।
तो हम ये करेंगे कि यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद पिछली जो इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट अटेम्प्ट गुजरी है वो, और इससे पिछली एक दो अटेम्प्ट्स को भी हम टच ज़रूर किया करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसने क्या लिखा है। तो ये बताने का मकसद, यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको आइडिया देना है कि अब आपकी प्रैक्टिस साथ साथ भी चलेगी और बाद में भी होगी, और वो कैसे होगी। अब हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। तो ये आपके सामने चैप्टर है, जो एंड है जहाँ पे हम थे। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ जहाँ से हमने ख़त्म किया था। तो ये सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4 लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैंने डिस्कस किया था। अभी हम आते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। और फिर सिनेरियो 6 हम कर चुके हैं, फिर लैप्स ऑफ बिल अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लैप्स ऑफ बिल हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको आइडिया दूंगा कि लैप्स ऑफ बिल का मतलब क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है। तो दो चीज़ें जहन में रखिए, अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ले जाने लगा हूँ ताकि पहले हम खुद डिस्कस करें आपस में, एक बिल्कुल इनफॉर्मल मोड में, फिर हम किताब पे आके देखेंगे किताब पे क्या लिखा है। तो टॉपिक नंबर 1 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, टॉपिक नंबर 2 लैप्स ऑफ द बिल, टॉपिक नंबर 3 ये ऑर्डिनेंस क्या बुला है जो प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट करना होता है। ये तीन हो गए। और चौथे नंबर पे फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये चार टॉपिक हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, जो हमारा वाइट बोर्ड है, और वहाँ पे हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम वापस आएंगे। तो आई होप कि अभी आपको वाइट बोर्ड नज़र आ गया है, ठीक है। तो अगेन जैसे मैंने कहा था कि वाइट बोर्ड पे मैं क्या आइंदा से क्या करूँगा, डेट लिखूंगा, लेक्चर का नंबर लिख दिया करूँगा, और फिर हम नीचे उसे डिस्कस करेंगे ताकि अगर आपको ये चाहिए भी हुआ तो आप इसे लेक्चर से रिलेट कर पाएँ, ठीक है। लेकिन ये देखें, ये फाइल एक ही चल रही है, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे मैंने कहा था, कोशिश करेंगे एक या दो तीन फाइल्स ही यूज़ करें ताकि चीज़ें ज़्यादा बिखरी हुई ना हो। तो ये ऊपर हमने जो लास्ट लेक्चर में लिखा किया था स्नैरियोस वगैरह, ये देखें, ये 1 नवंबर लेक्चर नंबर 10 जो आज ही मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि एक्चुअली कल मेरे 31 अक्टूबर को मेरे चचा थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका था, उनके घर पे थे, बल्कि आज भी मुझे उनके घर जाना है। तो मैंने ये सोचा कि 1 नवंबर को एक साथ दो लेक्चर्स में अपलोड कर दूं, क्योंकि बहरहाल एक जिम्मेदारी है आपकी तरफ भी मेरी। तो ये लेक्चर आपने अगर देखे हैं तो आपको याद होगा कि उसमें बीच में वो ब्रेक हो गया था जूम की वजह से। तो हमने दो पार्ट्स में किया था, मैंने उसे दो पार्ट्स में ही अपलोड कर दिया, और साथ ही उसका पार्ट 1 ऑफ 2 एंड 2 ऑफ 2 भी लिखा है वहाँ पे। तो ये दोनों पार्ट्स को कवर करता है ये वाला सेक्शन। इससे ऊपर देखें तो ये 30 अक्टूबर का लेक्चर था, उसको थोड़ा बहुत जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे लिखे है। तो ये एक ही फाइल चल रही है। ये फॉर्मेट आपको बताने की ज़रूरत इसलिए है कि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि बाद में आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है। बट एनी हाउ 1 नवंबर को आते हैं। अभी मैं यहाँ पे 4 पॉइंट लिखूंगा पहले, कि हमने 4 पॉइंट जो कौन से यूज़ करने हैं उसे हम करने लगे हैं, ठीक है। तो मैं ब्लैक में लिखूंगा पहले, क्योंकि हम रेड में उस चीज़ को लिखेंगे जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है या जो मुझे हाईलाइट करनी है। तो हम ब्लैक में शुरू करते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको ये चीज़ें बार बार नज़र आती हैं, ये जो मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रही हैं। अब मेरे पास इस पर कोई और फॉर्मेट नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ करूँ कि अननेसेसरी चीज़ें आपको नज़र ही ना आए ऑटोमेटिकली। उसके लिए बड़ा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और होपफुली जल्दी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जो हमारा पहला पॉइंट था, कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। नंबर 2 पे मैं नीचे आके ज़रा लिखता हूँ इसकी जगह छोड़ के। नंबर 2 पे था जो मुझे याद है, लैप्स ऑफ बिल, लैप्स ऑफ बिल। और नंबर 3 पे था जो मुझे याद है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है। और नंबर 4 पे जो था वो था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, DLEGATED, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो हम क्विकली इसे एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिलेबस के लिए हमारे पास टाइम भी कम है, इसलिए मैं बिल्कुल फूड स्पून फीडिंग नहीं करूँगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का में हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है, टू असेंट, असेंट टू द बिल। पावर तो नहीं कहना चाहिए कि उसकी एक ड्यूटी होती है, एक तरह से आप कह लें। दूसरी पावर उसकी क्या हो सकती है अगर हम उसे देखें, कि प्रेसिडेंट जो है
वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। इसमें उसके बाद पावर है, वो चाहे तो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। इसके बाद ऐसा चूज के पास कोई पावर नहीं होती। तो ये याद रखें अगर कि हमें किताब में पढ़ेंगे कि वो क्या लिखना चाह रहे हैं। पहले आप लोगों ने किसी भी टॉपिक को पढ़ के अपना आइडिया डेवलप करना है, किताब पढ़े बगैर, कि आपके जहन में क्या आ रहा है। और फिर आपने किताब पढ़नी है कि जो मेरे जहन में था क्या किताब में वही लिखा है। अगर किताब में से डिफरेंट भी चीज़ लिखी है तो एकदम से आपके जहन में क्लिक होगा कि यार इसे इस तरह भी सोचा जा सकता था इस बात को, तो मैं नहीं सोच सका। ये चीज़ आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है उसे इम्प्रूव करेगी। ठीक है। और आइंदा आप होगा ये कि आप किताब से भी आगे निकल रहे होंगे, किताब में जो लिखा है उसके अलावा भी आपके जहन में 3 पॉइंट्स आ जाएंगे उस टॉपिक में। अच्छा, लैप्स ऑफ द बिल का मतलब क्या है? बिल कब लैप्स होगा? जबकि इन प्रोसेस ही था अभी। हमने कहा था कि अगर वो एक एक हाउस ने अप्रूव किया, दूसरे ने रिजेक्ट किया, तो जॉइंट सिटिंग होगी, जॉइंट सिटिंग में भी रिजेक्ट हो गया, फिर तो प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा ना। जब प्रोसेस में है तो कब खत्म होगा? अब प्रोसेस में कब खत्म होगा कि नेशनल असेंबली था, ठीक है, नेशनल असेंबली में वो इन अंडर इन डिस्कशन था, अंडर डिस्कशन या इन डिस्कशन था, ठीक है। और नेशनल असेंबली की पीरियड खत्म हो गया। पीरियड 5 साल के लिए होती है ना, हमने पढ़ा था, पीरियड ऑफ नेशनल असेंबली एंडेड। अब क्या हो गया? क्या नई असेंबली जो आएगी, क्या ये ऑटोमेटिकली उसकी जिम्मेदारी होगी, उसे ये जहेज में मिलेगा ये बिल, और उसे डिस्कस करना पड़ेगा, या असेंबली गई तो बिल भी गया? अब देखें, इसमें हमें कुछ लॉजिक्स भी अप्लाई करनी है। इसमें हमें कुछ लॉजिक्स भी अप्लाई करनी है। आई एम सॉरी, मुझे लगा जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट नहीं की तो मेरे तो एक बार फ्यूज उड़ गया था कि यार इतना कुछ मैंने बोल दिया है, क्या मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा? लेकिन रिकॉर्डिंग चल ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हुआ ये कि नेशनल असेंबली में डिस्कशन में था, और नेशनल असेंबली का पीरियड खत्म हो गया, तो क्या ये बिल भी नेशनल असेंबली के साथ ही खत्म हो जाएगा, या जहेज में अगली असेंबली जो भी आएगी उसे मिलेगा? तो लॉजिक ये कहती है कि अगली असेंबली हो सकता है इसी पार्टी की हो सकता है नई पार्टी की हो, मतलब अपोजिशन जीत जाए। तो अगर, और ये बिल मोस्ट प्रोबेबली इस गवर्नमेंट की तरफ से आया होगा, अगर गवर्नमेंट गई और अपोजिशन को कहा गया जहेज में इसे कंक्लूड करें, तो अपोजिशन तो पहले ही हो सकता है इसके खिलाफ हो। तो लॉ कहता है कि टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, लॉजिक ये कहती है कि फिर इस बिल को लैप्स हो जाना चाहिए, और अगर अपोजिशन दोबारा इसे लाना चाहती है तो ड्राफ्ट तो मौजूद है ना, दोबारा प्रेजेंट कर देना ये असेंबली में। तो लॉजिक ये कहती है कि अगर असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई और बिल अभी असेंबली में ही डिस्कशन में था, आगे गया ही नहीं था, तो उसे लैप्स हो जाना चाहिए। अब ये प्रोसेस के दौरान ही लैप्स हुआ है, ये याद रखें। जो ऊपर हमने सिनेरियोज पढ़े थे वो पूरा प्रोसेस था, प्रोसेस के बाद लैप्स हुआ था। अच्छा, अब अगर फर्ज करें ये नेशनल असेंबली में था और ये सेनेट अप्रूव हो गया, ठीक है, अप्रूव हो गया, अब वहां से चला गया सेनेट में। अब सेनेट में अंडर डिस्कशन था। अब अब क्या होगा? क्या अब भी ये लैप्स हो जाएगा? और पीरियड ऑफ नेशनल असेंबली एंडेड। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि पीरियड ऑफ सेनेट एंडेड, ये भी तो हो सकता है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं गलत लिख रहा हूँ कि सी सही लिखना, पीरियड ऑफ सेनेट एंडेड। तो अब मैं चूंकि वही वाली बात कि मैं आपसे फीडबैक अभी नहीं ले पाऊंगा, लिहाजा मैं यहाँ पे खुद ही लिख दूंगा कि बेटा जैसे हमने डिस्कस किया था कि जनाब, सेनेट एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। इसमें अगर आधे मेंबर रिटायर होते हैं तो बाकी आधे मौजूद होते हैं, तो ये ऑप्शन तो मौजूद ही नहीं है, याद रखते। ओके। सेनेट का पीरियड कभी एंड नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन है कि अगर एक बिल नेशनल असेंबली से अप्रूव हो गया था और सेनेट में था, और सेनेट में मतलब वो अभी डिस्कशन में था और नेशनल असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई, अब नई असेंबली आ रही है, तो क्या ये बिल एक्सपायर हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा? तो जवाब है नो, क्योंकि अभी ये एक परमानेंट बॉडी में चला गया है ना। जब तक ये परमानेंट बॉडी इस पे कोई फैसला नहीं करेगी, ये लैप्स नहीं होगा। इसका मतलब है अब सेनेट के पास ऑप्शन है कि इसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर सेनेट इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो ये प्रेसिडेंट को चला जाएगा, और अगर सेनेट इसे रिजेक्ट कर देती है तो फिर ये लैप्स नहीं होगा, फिर नई असेंबली आएगी ना। अब असूलन इसे नई असेंबली में जाना चाहिए, या जिसे प्रॉब्लम है वो प्रेसिडेंट को कहे कि ज्वाइंट सिटिंग करें, हम इसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर नई असेंबली अपोजिशन की आ गई है और वो इसे कंटिन्यू ही नहीं करना चाह रहे, तो इसे परसू ही नहीं करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग कॉल ही नहीं करेंगे। जब ज्वाइंट सिटिंग कॉल नहीं करेंगे तो सर्टन नंबर ऑफ डेज के बाद ये लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर नई असेंबली दोबारा इसी गवर्नमेंट की आ जाती है,
तो जाहिर है कि उन्हें प्रॉब्लम होगी कि लास्ट असेंबली में हमने प्रेजेंट किया था और सेनेट ने इस पे बहस ही ख़त्म नहीं की थी। वो वापस आके दोबारा फिर उसे कह सकते हैं कि भाई ये बताएं, और हम टाइम पीरियड देखेंगे कि सेनेट को कितनी देर में वापस देना होता है। उतनी देर में फिर अगर नई असेंबली चाहती है ये कंटिन्यू हो, तो वो जॉइंट सिटिंग कॉल कर सकती है। मैं कॉमन सेंस बेस्ड बातें कर रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसे ही मैं दोबारा से एक बात कर देता हूँ। इसमें तीसरी ऑप्शन भी बन सकती है, फिर मैं अगर इंसर्ट करूँ एक रो, और फिर हम इसे ज़रा डिस्कस कर लें। इसे थोड़ा नीचे कर दूँ मैं, ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये थोड़ी हमें टाइम जगह चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैंने अब किया कि मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की कि अगर ये नेशनल असेंबली में अप्रूवल नहीं थी, ये सेनेट में था, सेनेट में अंडर डिस्कशन था, ठीक है। सेनेट में अंडर डिस्कशन था और नेशनल असेंबली का पीरियड ख़त्म हो गया। अगेन मैं वही बात करूंगा कि नेशनल असेंबली का पीरियड ख़त्म होता है, सेनेट का नहीं होता है। सेनेट में अंडर डिस्कशन था, अभी नेशनल असेंबली में गया ही नहीं था, अंडर डिस्कशन था, जबकि नेशनल असेंबली में जाना था और पीरियड एंडेड, नेशनल असेंबली का पीरियड एंड हो गया। अब सवाल है कि नेशनल असेंबली में तो गया ही नहीं, ये तो सेनेट में था, और सेनेट परमानेंट बॉडी है। सेनेट ने अभी अगर डिस्कशन खत्म नहीं की तो अगली असेंबली के दौरान कर लेगी। जब तक सेनेट इस पर कोई प्रोसेस करके इसे आगे नहीं भेजती और अगली असेंबली जवाब नहीं देती, ये खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है ये असेंबली खत्म हुई है, लेकिन सेनेट में तो डिस्कशन हो रही है। अगली असेंबली के दौरान अगर सेनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी तो ये अगली असेंबली में प्रेजेंट हो जाएगा। अगर अगली असेंबली अपोजिशन की है, जो इस बिल से वैसे ही उसका इख्तलाफ था या नहीं चाहती, या गवर्नमेंट की भी है, इवन गवर्नमेंट को भी इख्तलाफ था, तो वो इसे रिजेक्ट कर देगी, फिर जॉइंट सिटिंग हो जाएगी एटसेट्रा। लेकिन ये लैप्स नहीं होगा। इसी तरह अगर सेनेट में ये अप्रूव हो गया था, अप्रूव हो गया था, ठीक है, अप्रूव हो गया था, लेकिन आगे असेंबली में चला गया था, लेकिन अंडर डिस्कशन था। अगेन वही बात है कि अब सेनेट की तरफ से ये इनिशिएट हुआ था ना, तो जब तक असेंबली से यस नो नहीं कहेगी ये खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे उस बॉडी ने क्रिएट किया था जो कि परमानेंट है। लिहाजा अब नेशनल असेंबली अगर खत्म भी हो जाती है, तो भी एंडेड हो जाती है, तो भी ये नई असेंबली में डिस्कस करना पड़ेगा। और उसकी रीज़न क्या है कि ये जनरेट उस बॉडी से हुआ था जो परमानेंट है। उस बॉडी को बहरहाल आपको जवाब देना है, चाहे वो पुरानी असेंबली हो या नई असेंबली हो। तो इन शॉर्ट हमने ये बात की कि एक बिल अगर नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ और अभी डिस्कशन में था और असेंबली खत्म हो गई, तो वो लैप्स हो जाएगा। एक बिल अगर नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ और असेंबली ने उसे अप्रूव कर दिया, ठीक है, और वो सेनेट में चला गया और असेंबली खत्म हो गई, तो ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर असेंबली से ओरिजिनेट हुआ है, असेंबली ने अप्रूवल दे दी थी या अंडर डिस्कशन था, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं हुआ था, तो लैप्स होगा। लेकिन अगर ये सेनेट जो परमानेंट बॉडी है वहां से ओरिजिनेट हुआ था और वहीं डिस्कशन में था, तो ये लैप्स नहीं होगा जब तक सेनेट उसे कंफर्म नहीं करती, खत्म नहीं करती। अगर वह सेनेट ही रिजेक्ट नहीं कर देती तो अपने ही मेंबर्स को कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं है। सेनेट में था, चौथा सिनेरियो, सेनेट में था और अप्रूवल हो गई थी और नेशनल असेंबली में चला गया था, नेशनल असेंबली खत्म हो गई। अब नेशनल असेंबली के खत्म होने से ये लैप्स नहीं होगा, नई असेंबली को, सेनेट को भी जवाब देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर ये नेशनल असेंबली से अप्रूवल होती है या उसमें अंडर डिस्कशन है और आगे अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो ये लैप्स होगा। और अगर ये सेनेट में अंडर डिस्कशन है या अप्रूवल हुई है और आगे प्रोसेस अभी पेंडिंग है, तो ये लैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हमने करनी थी, छोटी तो खैर नहीं थी, एक टेक्निकल बात है, इसे पूरी तवज्जो से आपने सुनना और समझना है। फिर ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। बाज़ ये होता है कि मुल्क में कोई ऐसे हालात होते हैं कि असेंबली सेशन में नहीं होती। असेंबली सेशन में होने का मतलब है कि असेंबली का जब इजलास शुरू होता है तो बाकायदा अनाउंस किया जाता है कि असेंबली का सेशन शुरू हो गया है, और ये अभी शुरू है। जब तक असेंबली का हेड स्पीकर होता है ना, हमने पढ़ा था, तो जब तक स्पीकर अनाउंस नहीं करता है कि इजलास खत्म हो गया है, वो इजलास चल रहा होता है। एक दिन होता है, फिर वो कंटिन्यू होता है, अगले दिन फिर होता है, तीसरे दिन, चौथे दिन, सो ऑन। और जब सारा एजेंडा आइटम डिस्कस हो जाते हैं, तो स्पीकर अनाउंस करता है कि भाई इजलास फिलहाल खत्म हो गया है, असेंबली सेशन में नहीं है। दूसरा, सेशन में ना होने की रीज़न होती है कि असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, इलेक्शन करीब है, पुरानी असेंबली ख़त्म कर दी गई है, वो भी एक पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। और नई असेंबली तो इलेक्शन के बाद बनेगी, तो अभी मुल्क में कोई असेंबली नहीं है, एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो हम कहते हैं असेंबली सेशन में ही नहीं है। तो अगर असेंबली सेशन में नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता से फॉर एग्जांपल मुल्क में कोई फसाद हो जाता है, मुल्क में कोई आफत आ जाती है, सैलाब आ जाता है, और आपको नया लॉ बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अब नया लॉ बनाने के लिए तो वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, नेशनल असेंबली, सेनेट या दूसरा
एक रीज़न ये हो सकती है कि लॉ मेकिंग में कई महीने भी लग जाते हैं, जबकि ये इतनी बड़ी इमरजेंसी है कि आप एक दिन भी लेट नहीं कर सकते आपको लॉ बनाना है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के लॉ में से लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जब भी 10 करोड़ से ऊपर की चीज़ें लेगी तो वो अखबारों में टेंडर देगी, फिर टेंडर के जवाब आएंगे, फिर वो टेंडर ओपन करेगी, फिर निगोशिएशंस होंगी, फिर उसके बाद वो फाइनल करेगी, फिर पेमेंट का प्रोसेस होगा, फिर डिलीवरी का प्रोसेस होगा। तो इसमें तो कई महीने लग जाएंगे। अब खुदा ना खास्ता मुल्क में कोई जल्जला आ गया है, जैसे 2005 में बहुत शदीद जल्जला आया था और कोई 70,000, बल्कि कहा जाता है कि लाख से ऊपर लोग शहीद हुए थे। तो अगर जल्जला है, लोग शदीद सर्दी में बाहर बैठे थे, ठीक है, ओपन आसमान के नीचे बैठे थे, और उन्हें टेंट चाहिए थे, उन्हें खुराक चाहिए थी, और गवर्नमेंट को चीज़ें खरीद के देनी थी। अब अगर गवर्नमेंट इस चक्कर में पड़ जाती कि नहीं जी, पहले तो नेशनल असेंबली में अप्रूवल होगी, फिर सेनेट में होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार ही नहीं है 10 करोड़ से ऊपर की परचेज का विदाउट टेंडर, मतलब पूरा प्रोसेस किए बगैर। अब गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, हमें ये इजाज़त दे दी जाए कि जितने भी रिक्वायर्ड है पैसे लोगों को कंपनसेट करने के लिए, लोगों की मुश्किल कदम करने के लिए, हम फौरी तौर पे करें। अब वो लॉ तो अलाउ नहीं कर रहा, अगर गवर्नमेंट करेगी तो वो लॉ के खिलाफ करेगी। तो इस तरह के हालात में फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट को एक इख्तियार दिया गया है हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि लोगों के मफाद का ख्याल रखना तो स्टेट की जिम्मेदारी है। तो उसे इख्तियार दिया गया है कि अगर ऐसा कोई आपको लॉ चाहिए और वक्ती तौर पे असेंबली सेशन में नहीं है, तो आप एक लॉ फ्रेम करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में वो लॉ आपकी वजारत कानून, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ बनाएगी, और बाकी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज उसमें अपनी फीडबैक देंगी, और प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा, प्रेसिडेंट उसे देख के साइन कर देगा, तो ये लॉ बन जाएगा। लेकिन अब ये पूरे प्रोसेस में पूरा नेशनल असेंबली, सेनेट, स्टेट और अवाम की कोई नुमाइंदगी नहीं आई, तो हम कहते हैं कि वक्ती तौर पर मजबूरी तो थी, लेकिन ये टेम्परेरी लॉ है, और बाद में अगर इसे परमानेंट लॉ बनाना है तो उसी प्रोसेस में डालना पड़ेगा जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। तो अब टेम्परेरी लॉ के तौर पे फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट इसे प्रोमलगेट कर देगा। जब कर देगा तो लॉ कहता है कि नहीं, ये परमानेंट लॉ नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 120 डेज तक ये इम्प्लीमेंट रहेगा, और उसके बाद अगर इस पर मजीद कोई प्रोसेस ना किया तो लैप्स हो जाएगा। अगर बाद में असेंबली सेशन में आ गई, नई असेंबली बन गई, या असेंबली का सेशन शुरू हो गया, आपने वक्ती तौर पे तो काम शुरू कर दिया ना इसके मुताबिक, फिर असेंबली से फिर डिस्कस करेगी, तो फिर वही जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो अप्लाई कर दिया जाएगा, इसे पेश कर दिया जाएगा असेंबली में या सेनेट में, जैसे दोनों जगह से ओरिजिनेट हो सकता है, लेकिन विद इन 120 डेज। आपको विद इन 120 डेज इसे पेश कर देना है और इसे डिस्कशन में डाल देना है। अगर तो आपने 120 डेज तक इसे पेश ही नहीं किया तो 120 डेज के बाद ये लैप्स हो जाएगा। अगर 120 डेज के अंदर आपने प्रेजेंट कर दिया और असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो जो प्रोसेस में रिजेक्शन हो गई पूरे प्रोसेस में, तो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 120 डेज गुजर गए, लेकिन इससे पहले ही प्रेजेंट हो गया था पूरे स्टैंडर्ड प्रोसेस के लिए, फिर वो पूरा प्रोसेस चलेगा, फिर 120 डेज में ये लैप्स तो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ये अप्रूव्ड होगा, से कि 180वें दिन ये अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद ये लॉ बन जाएगा, लेकिन फिर 120 से 180 के दिन के दरमियान इसकी हैसियत नहीं होगी। लेकिन अगर असेंबली से 120 दिन से पहले ही अप्रूवल दे देती है, मतलब असेंबली तो नहीं, पूरा प्रोसेस, सेनेट और असेंबली और प्रेसिडेंट इसे अप्रूवल दे देते हैं, तो ये 120 दिन से पहले ही लॉ बन जाएगा। ये सारी कॉमन सेंस बेस्ड बातें हैं ना, क्या ख्याल है आप लोगों का? सब कॉमन सेंस बेस्ड है, इसमें कोई तुक्का नहीं है, इसमें कोई रट्टा नहीं है। तो बेटा आपने अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, बस आपके पास एक डेफिशिएंसी अभी रह गई है जो हम डिस्कस करेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे, कि इन्हें बड़े खूबसूरत सी इंग्लिश में और बड़ी लीगल इंग्लिश में, जो कि एग्जामिनर को भी पसंद आए और पढ़ने वाले को भी मज़ा आए, आपका प्रोफेशनलिज्म झलके उसमें से, वो कैसे लिखना है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये होता है ऑर्डिनेंस, मतलब जो प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करता है, और उस वक्त करता है जब असेंबली सेशन में नहीं होती, बट फॉर एनी ड्यू टू एनी इमरजेंसी और एनी अदर रीजन you have to pass or you have to implement a law, then it is called an ordinance promulgated by president। तो यहाँ से एक और चीज़ भी सामने आ गई कि जो आपका लॉ है फिर वो बेसिकली दो तरह का है, एक है एक्ट और एक है ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। एक्ट वो होता है जो पूरे प्रोसेस के थ्रू नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट से होता हुआ आता है, जबकि ऑर्डिनेंस वो होता है जिसने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया, इमरजेंसी बन गई थी, आपको करना पड़ा, और ये प्रेसिडेंट डायरेक्टली करता है। ये वाला लॉ जो है ये टेम्परेरी है फॉर 120 डेज। 120 डेज, इसके बाद ये लैप्स हो जाएगा। अगर लैप्स नहीं करना तो मैंने आपको बताया कि फिर असेंबली को या पूरे सिस्टम को इसे टेकअप करना पड़ेगा थ्रू प्रोसेस जो वो एक्ट के लिए करते हैं। तो या तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या ये लैप्स हो जाएगा।
ठीक है, या ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपको थोड़ा सा समझाना था। इसके बाद आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें मोटी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताई है कि इख्तियार एक पार्टी या एक पूरे स्ट्रक्चर के पास है, और वो इख्तियार वो किसी को देना चाहते हैं। अब हमारे पास इख्तियार किसके पास होता है, ये हमने डिस्कस किया था, लेजिस्लेचर के पास। फेडरल लेवल पे हमारा लेजिस्लेचर कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जिसमें नेशनल असेंबली आती है, सेनेट आती है, और प्रेसिडेंट आता है। और हमने कहा था हमने सूबों को भी अलग से इख्तियार दिया है। तो सूबों के लेवल पे लेजिस्लेचर कौन होता है? प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली, और चीफ मिनिस्टर सारे काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखना है। इसका मतलब है पहले तो हम पहले देखेंगे कि अथॉरिटी किसके पास है। ठीक है, तो अथॉरिटी में अगर मैं करता हूँ, हमें देखना पड़ेगा अथॉरिटी दो लेवल पे होती है। ये बड़ा अजीब सा ही हो गया है। मेरी राइटिंग, आई होप कि आप यूज टू हो ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। नहीं होते तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं तो अपने आप को इस एज में चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अथॉरिटी, कोशिश करूँगा कि मैं बेहतरीन इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूँ, कम से कम समझ आ जाए। अथॉरिटी आपके पास फेडरल लेवल पे अलग से है हमारे लॉ के मुताबिक, और हमने सूबों को बहुत इख्तियार दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सूबों के ऊपर फेडरेशन है तो वो अपनी मर्जी इम्पोज कर सकती है। सूबों के अपने इख्तियारात हैं जो कि हमारे लॉ के मुताबिक हम उनसे नहीं छीन सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कुछ इख्तियारात हैं ही सूबों के पास, फेडरल गवर्नमेंट भी उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। फेडरल गवर्नमेंट के पास जो लेजिस्लेचर है वो कौन है? सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया फिर। लेजिस्लेचर कौन है फेडरल गवर्नमेंट के पास? ठीक है, कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। और प्रोविंशियल में लेजिस्लेचर कौन है? प्रोविंशियल पार्लियामेंट कह लें, लेकिन इसे हम कहते हैं प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, अब इनके अपने अपने इख्तियारात हैं। एक तो याद रखना है कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लेना कि सारे इख्तियारात फेडरेशन के पास है और सूबे भी जो कर रहे हैं उन्हें भी इख्तियार फेडरेशन ने दी है। ऐसी बात हरगिज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली लिख दिया गया है कि ये इख्तियारात हैं ही पार्लियामेंट के पास फेडरल लेवल पे, और ये इख्तियारात हैं ही सूबों के पास, और ये एक दूसरे के इख्तियारात को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर इन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि सूबा कुछ और कर रहा है, लॉ मेकिंग कर रहा है जो कि फेडरेशन को पसंद नहीं है, वो उन्हें लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तानी नेशन के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर वो एक मुख्तलिफ उन्होंने फोरम बनाए, जैसे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाई है, हमने पढ़ा था ना। वहाँ फिर सारे बैठेंगे और वहाँ अपने इख्तलाफात को डिस्कस करेंगे, लेकिन सूबों के पास बहुत इख्तियार है। तो जो लेजिस्लेशन डेलीगेट जो करना होता है अपना इख्तियार, वो तो उसी ने करना है ना जिसके पास है। तो पार्लियामेंट वो इख्तियार ही डेलीगेट करेगी जो इसके पास है, और सूबा वही इख्तियार डेलीगेट करेगा जो उसके पास है। तो याद रखना है कि जनरली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ये नहीं आता, हरगिज नहीं आता है कि फेडरेशन अपने इख्तियार जो दे रही है सूबों को तो ये उसकी बात हो रही है। फेडरेशन जनरली इख्तियार नहीं दे रही, सूबों के अपने इख्तियार है। अगर फेडरेशन अपने इख्तियारात में से कुछ कभी किसी सूबे को देना चाहे तो वो आ जाएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। लेकिन जनरली ये चीज़ जहन से निकाल दें कि सूबा जो कुछ भी कर रहा है वो फेडरेशन के नीचे कर रहा है, तो वो सब कुछ फेडरेशन की वजह से हो रहा है, फेडरेशन अपने इख्तियार वापस भी ले सकती है, ऐसा नहीं है। लिहाजा जब हम डेलीगेट करेंगे, फिर डेलीगेट करेंगे, तो ये डेलीगेशन कौन करेगा? ये पार्लियामेंट करेगी। और किसे करेगी वो हम देखते हैं। ये डेलीगेशन कौन करेगा? ये प्रोविंस करेगा। अब पार्लियामेंट किसे करेगी? से पार्लियामेंट ने एफबीआर बना दिया। अब सूबे पूरे मुल्क में टैक्स के लॉज बनाना, नाफिज करना, ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट कहती है नहीं, अब हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो नहीं करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने तो और बहुत से काम देखने हैं। उन्होंने एक इदारा बना दिया जिसका नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर। उन्होंने कहा जी सूबे में, हमारे पूरे पाकिस्तान में टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सूबा करेगा। उन्होंने ये इख्तियार तो नहीं दे दिया कि वो लॉ भी खुद ही बनाएगा, लॉ तो पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, पेनल्टीज कौन लगाएगा, काफी। और ये सारा काम पार्लियामेंट का था, मतलब ये गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो पेनल्टीज लगाए और चीज़ों को मैनेज करे, मॉनिटर करे, लेकिन उन्होंने अपना इख्तियार एफबीआर को दे दिया कि भाई आपने ये सारा कुछ करना है, और जो बंदा आपके काबू नहीं आता आपने उसे पेनलाइज भी करना है, पेनल्टी भी लगानी है, और आप उन्होंने मुख्तलिफ इख्तियार दे दिए। ठीक है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने अपना इख्तियार सूबों का उसे एफबीआर को दे दिया। इसी तरह प्रोविंस अपना इख्तियार भी मुख्तलिफ लोगों को, चीज़ों को दे सकता है। तो अब अगर हम बात करते हैं फेडरल पे, फेडरेशन जो है वो अपना इख्तियार किसे किसे देती है? जनरली आपको याद रखें कि या तो वो देती है मिनिस्ट्रीज को, जैसे मिनिस्ट्रीज,
मिनिस्ट्रीज को इख्तियार देती है कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी। फेडरेशन अपना इख्तियार मिनिस्ट्रीज को दे देती है। या हम एक वर्ड यूज करते हैं स्टैचुटरी, स्टैचुटरी बॉडी, स्टैचुटरी बॉडी को दे देती है। या हम वर्ड यूज करते हैं एग्जीक्यूटिव्स को दे देती है। ठीक है, ये तीन टर्म्स आपने याद रखनी है। इसी तरह प्रोविंस भी अगर देगा तो वो इन्हीं तीनों को देगा। अब एग्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, स्टैचुटरी बॉडी का मतलब क्या है, मैं बता देता हूँ। जैसे फेडरेशन का मतलब मिनिस्ट्रीज, वो अपने मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को इख्तियार देगी। वैसे तो मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री के इख्तियार लॉ में ही लिखे हुए हैं, लेकिन फेडरेशन दे सकती है कि ये वाला काम फलां मिनिस्ट्री करेगी, तो उसने एक बॉडी को इख्तियार दे दिया। स्टैचुटरी बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसका अलग से लॉ बनाया गया है, जिसमें लिखा गया कि ये बॉडी बनाई जाएगी और इसका ये रूल होगा। जैसे कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट किसी एक कंपनी की बात तो नहीं करता ना, वो कहता है कि कंपनी बनाने का तरीका क्या है। आपने यासर लिमिटेड बना ली या फिर प्राइवेट लिमिटेड बना ली या कुछ भी बना लिया, तो उस पर ये कंपनी लॉ के मुताबिक आपने काम करना है, बनानी भी इसके मुताबिक है और चलानी भी इसके मुताबिक है। लेकिन कंपनी लॉ में यासर लिमिटेड का वर्ड नहीं आया। एक जनरल लॉ है कि कंपनी कैसे बनानी है और चलानी है। लेकिन अगर एक कंपनी लॉ में एक वर्ड आ गया है कि एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये मुख्तलिफ कंपनीज की फॉर्मेशन में उन्हें रजिस्टर करेगा, फिर उन पर नज़र रखेगा, तो इसका पूरा रोल डिफाइन किया गया और बाय नेम डिफाइन किया गया। अब ये जो बाय नेम एक कंपनी का जिक्र आ गया है, एक बॉडी का जिक्र आ गया है, ऐसी बॉडी जो बाय लॉ बनाई जाती है वो है स्टैचुटरी बॉडी। ठीक है। आपका आई कैप भी एक तरह से एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि आई कैप का अपना ऑर्डिनेंस है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961। इसका अपना लॉ है। तो ऐसी कोई भी बॉडी जो स्पेसिफिकली एक लॉ के तहत बने या लॉ के अंदर उसे बकायदा उसका नाम लेके उसके रूल्स डिफाइन किए जाएं, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो फेडरल गवर्नमेंट जैसे उसने एफबीआर बनाया, उसका रोल डिफाइन कर दिया, तो ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही हुई है। और आखिर में एग्जेक्टिव्स का मतलब है उसने मुख्तलिफ लोगों को इख्तियार दिया, मजिस्ट्रेट हो गए, डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, मतलब डेजिग्नेशंस हो गए। उन्होंने उन्हें इख्तियार दिया है कि डिप्टी कमिश्नर के क्या राइट्स होंगे, क्या पावर्स होंगी अपने इलाके में। तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो इख्तियार कुछ ऐसे एग्जेक्टिव पोजीशन पे लोगों को दिए, अपने एम्प्लॉयज़ को दिए, उसे भी हम कहते हैं कि उन्होंने अपनी लेजिस्लेशन को डेलीगेट कर दिया कि मखसूस हद तक ये लोग अपने अपने इलाके में लॉ बना सकते हैं। अगर हम प्रोविंस की बात करते हैं तो प्रोविंस में ये सारी चीज़ें भी आती हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बना सकती है, मतलब ऐसा लॉ जो प्रोविंस लेवल पे बनना है और वो कहता है इस लॉ में ये बॉडी बनाई जाएगी जो सब कुछ मॉनिटर करेगी, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिनिस्ट्रीज भी होती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, एग्जेक्टिव्स भी होते हैं, उनके सेक्रेटरीज होते हैं, सूबाई सेक्रेटरी, सूबाई लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं। उन्हें इख्तियार दिया जाता है। अब बहुत से जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, वो फेडरल एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत से प्रोविंशियल लेवल के होते हैं। तो ये सारी जो लेजिस्लेशन है जो डेलीगेट की गई है, या फेडरेशन ने की है या सूबे ने की है, डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉय, वो बॉडी किसके तहत आती है। तो इस प्रोसेस को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये तीन चीज़ें थी, और मैंने कोशिश की है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊं। अब हम इसे थोड़ी सी इसके मज़ीद एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं लैप्स ऑफ बिल, इसे हम पढ़ेंगे किताब से। और बल्कि तीनों चीज़ों को अब हम किताब से पढ़ना शुरू करते हैं, और आज हमारा भाई यही टॉपिक है और इसमें हम अपने काम को ख़त्म कर देंगे। तो लेट मी शेयर बुक विद यू। मैं किताब खोल रहा हूँ और ये मेरे साथ आप देखिएगा। जी। तो इस वक्त किताब आपके सामने अपीयर हो गई होगी। हम सबसे पहले आते हैं ऊपर पहली चीज़ पे जो हमने पढ़ी थी, जो हमने कहा था, और वो क्या चीज़ थी, कौन सा पॉइंट था, लैप्स ऑफ बिल। ठीक है जी। बल्कि इससे हाँ, लैप्स ऑफ बिल हम पहले पढ़ लेते हैं। अ बिल शैल लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। वही वाली बात कि नेशनल असेंबली के डिसोल्यूशन पे लैप्स होगा, सेनेट की बात नहीं कर। अ बिल शैल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन पे लैप्स होगा, सेनेट की रेजोल्यूशन पे ये लैप्स नहीं होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं इसे यूज़ भी कर लूँ। अ बिल लैब विल लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, इट इज पेंडिंग इन और पास बाय द नेशनल असेंबली। मैंने कहा था ना, नेशनल असेंबली में पेंडिंग है और वो खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो बिल लैप्स हो जाएगा। या उसने पास कर लिया नेशनल असेंबली ने, एंड मतलब ये नीचे वाली चीज भी पूरी होनी चाहिए। या तो ये पेंडिंग में है, ठीक है, और या पास किया नेशनल असेंबली ने, और इट इज पेंडिंग इन सेनेट।
मतलब सेनेट ने अभी उस पर जवाब नहीं दिया। अगर सेनेट ने भी नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन से पहले ही पास कर दिया था, फिर तो जो प्रेसिडेंट को चला गया ना, प्रेसिडेंट को चला गया, फिर वो लैप्स कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अप्रूवल नहीं देनी होती, असेंट देनी होती है, तो असेंट तो बहरहाल उसे देनी होगी। ठीक है। तो अगर नेशनल असेंबली में पेंडिंग था तो भी, और नेशनल असेंबली खत्म हो गई तो लैप्स, नेशनल असेंबली में पास हो गया लेकिन सेनेट में पेंडिंग था तो लैप्स। अच्छा, अब बिल शेल नॉट लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के रेजोल्यूशन पे ये लैप्स नहीं होगा। इट इज पेंडिंग इन द सेनेट। ठीक है। इट इज पेंडिंग इन द सेनेट, मतलब अगर ये नेशनल असेंबली में पास उसे नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन पे लैप्स नहीं होगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनल असेंबली के में नहीं होगा, इट इज पेंडिंग इन सेनेट। अब ये ऊपर वाली बात में भी तो यही लिखा था ना, कि नेशनल असेंबली ने पास कर दिया और सेनेट में पेंडिंग है। तो यहाँ कह रहा है वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व है और सेनेट में पेंडिंग है, तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा बेटा आपने अपना दिमाग अप्लाई करना है। ऊपर उसने कहा था कि नेशनल असेंबली ने पास किया और सेनेट में गया, मतलब वो नेशनल असेंबली से रूट हुआ है। हमने तो ये पढ़ा था ना कि ये सेनेट से भी रूट हो सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वो सेनेट से रूट हुआ और सेनेट में अंडर डिस्कशन है। ठीक है। सेनेट में डिस्कशन है, अंडर डिस्कशन है। और एंड इट हैज नॉट बीन पास बाय द नेशनल असेंबली, मतलब ओरिजिनेट सेनेट से हुआ है और अंडर डिस्कशन है। और नेशनल असेंबली में ये पेश नहीं हुआ अभी तक, उसमें पास नहीं हुआ, या तो पेश ही नहीं हुआ। अब हैज नॉट बीन पास का मतलब है या तो पेश ही नहीं हुआ, तभी पेश होगा तो पास होगा, या पेश हो गया तो अभी तक वो पास नहीं हुआ, पेंडिंग था, या उसने रिजेक्ट भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, वो प्रोसेस में है। तो इसका मतलब वही है जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ है तो जनरली वो लैप्स हो जाएगा, लेकिन उसके दो सिनेरियोज बन रहे हैं, इन्हें दोबारा तवज्जो से पढ़ना है। और अगर वो सेनेट से ओरिजिनेट हुआ है तो वो लैप्स नहीं होगा जब तक इसे प्रॉपर तरीके से कंक्लूड ना किया जाए। तो इससे आगे जाते हैं, इससे आगे चलते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। अब पावर, प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं कि वो अपने ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करना चाहता है, जो प्रोमलगेट करना चाहता है उसे आप देख लीजिए कि जो हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनेंस, मैंने क्या आपको बताया था कि जब कोई इमरजेंसी होती है, आप एक्ट वाली पूरी कंडीशंस पूरी नहीं कर पाते, पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करते, तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो जनाब एक लॉ प्रोमलगेट कर सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम 120 डेज के लिए होगा। और इस तरह के लॉ को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, और 120 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा अगर इसे एक्ट के थ्रू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस के थ्रू वह पूरी तरह पास ना किया जाए। और उसका फिर हम पढ़ेंगे कि वो कैसे हो सकता है। द प्रेसिडेंट इफ डीम्ड नेसेसरी टू मेक immediate action, he has power to make an ordinance when the Senate or National Assembly are नॉट इन सेशन। अगर असेंबली या सेनेट सेशन में है तो जनरली लॉ प्रेसिडेंट को अलाउ नहीं करता कि वो ऑर्डिनेंस नाफिज करे। लेकिन इसमें बहुत सी गेमें होती हैं, बहुत सी लीगल गेम्स होती हैं, लॉ के लेक्यूनस को यूज़ किया जाता है। बहरहाल बड़े बड़ी गेमें करते हैं ये लोग, लेकिन बहरहाल लॉ की इंटेंशन यही है कि अगर नेशनल असेंबली और सेनेट सेशन में है या सेशन में लाई जा सकती है आसानी से, तो फिर प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस नहीं देना चाहिए। सच ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड thus shall have the same force and effect as a act of parliament। मतलब इसकी वही फोर्स होगी, वही पावर होगी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की होती है। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है? कि वही पूरे प्रोसेस एक लॉ बनाया जाए, जिसे फिर हम एक्ट का नाम दे देते हैं। तो इसकी पावर और स्ट्रेंथ वही होगी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की है। द ऑर्डिनेंस शैल स्टैंड रिपील्ड। रिपील्ड का वर्ड आपने यूज करना है, कैंसल्ड का नहीं करना है, विड्रॉन का वर्ड यूज नहीं करना। इंग्लिश में रिपील का, सॉरी, लॉ में रिपील का वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है कि खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर 120 डेज, जो मैंने बात की थी, इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड और पास्ड बाय द नेशनल असेंबली इन केस ऑफ मनी बिल, और बाय बोथ हाउसेज इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। तो अगर ये ड्यू प्रोसेस में नहीं डाला जाता तो ये लैप्स हो जाएगा 120 दिन के बाद। और फिर यहाँ उसने रिलेट भी कर दिया कि अगर मनी बिल है तो हमें पता था कि वो तो सिर्फ असेंबली में जाना है, और जो नॉन मनी बिल है वो दोनों में जाना है। तो उसने यहाँ बाइफरकेट भी कर दिया कि अगर ये नेशनल असेंबली में पेश नहीं होता, अगर ये मनी बिल है तो नेशनल असेंबली में तो जाएगा ना, नेशनल असेंबली ने तो अप्रूवल देनी है मनी बिल की। और अगर नॉन मनी बिल है तो दोनों हाउसेज ने देनी है, तो बाय बोथ द हाउसेज का उसने वर्ड यूज कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। ठीक है। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं। सॉरी, मैं वैसे ही ऊपर आ गया हूँ, नीचे आते हैं। हाउ एवर नेशनल असेंबली में एक्सटेंड एनी ऑर्डिनेंस फॉर अनदर पीरियड ऑफ 120 डेज। अगर असेंबली चाहे, वो आ गई है सेशन में, या और वो चाहती है कि नहीं,
इस ऑर्डिनेंस को चलते रहना चाहिए, तो वो इसे मजीद 120 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकती है। तो फिर इस केस में वो 120 दिन में एक्सपायर नहीं होगा, मजीद 120 दिन चलता रहेगा, और वो 240 दिन पे बाद चली जाएगी बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। फिर असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करनी है और फैसला करना है। अगर वो कहती है नहीं अच्छा बिल है, हम इसे पास करेंगे, लेकिन अभी हम जरा बिजी हैं, तो इसे मजीद 120 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, तो एक्सटेंड हो जाएगा। If National Assembly before expiration of 120 days passes a resolution disapproving any ordinance, it shall expire on the day passing of such resolution। तो अगर नेशनल असेंबली 120 दिन पहले ही कह देती है नहीं हमें ये मंजूर ही नहीं है, तो जिस दिन उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास की उसे रिजेक्ट करने की, उसी दिन वो खत्म हो जाएगा, फिर सेनेट में भेजने की नौबत ही नहीं आएगी। अब अगर प्रेसिडेंट ये चाहता है कि नहीं मुझे तो बहरहाल ये करवाना है, प्रेसिडेंट जो है वो एंटी गवर्नमेंट है, आप कह सकते हैं एक तरह से, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो कहता नहीं मुझे तो ये पास करवाना है, फिर उसके पास क्या तरीका है, वो इसे दोबारा प्रेजेंट कर देगा सेनेट में। वो सेनेट के थ्रू आएगा, जब वो सेनेट के थ्रू आएगा तो डेफिनेटली फिर वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, सेनेट उसे अप्रूवल देगी तो नेशनल असेंबली को यस या नो करनी पड़ेगी। और अगर नेशनल असेंबली फिर नो कर देती है तो फिर क्या होगा, फिर वो आसानी से नो नहीं कर सकती, फिर उसे ज्वाइंट सिटिंग कॉल करनी पड़ेगी, और वहाँ सेनेट और फिर जो पार्टी उसे अप्रूव करना चाह रही है, लेना चाहिए अप्रूवल, वो पूरा जोर लगाएगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट वाला काम सीधा था, उसने प्रोमulgate किया था और नेशनल असेंबली ने 120 दिन से पहले रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ सेनेट बीच में नहीं आ सकती, वो रिजेक्ट हो गया है। अगर इसे मजीद प्रोलॉन्ग करना है मामले को, तो फिर प्रेसिडेंट को सेनेट के थ्रू आना पड़ेगा दोबारा से। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही है, इसे पूरी तवज्जो से आपने समझना है बच्चे। ये सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नीचे उसने वही वाला मैप दे दिया, इसे पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आती तो हम इसे पढ़ लेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर इज गिवन टू एन एग्जीक्यूटिव। मैंने कहा था ना, एग्जेक्टिव को या स्टैट्यूटरी बॉडी को या मिनिस्टर्स को दी जाती है, अ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक बॉडी टू मेक सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ओनली। तो मैंने तीन चीज़ें बताई थी, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज, उसने तीनों को एक ही नाम दे दिया है एग्जेक्टिव। तो आपने भी बस याद रखना है कि आपने एग्जेक्टिव का वर्ड यूज करना है, आगे एक्सप्लेन कर देना है कि एग्जेक्टिव में कौन आएगा, मिनिस्टर्स आएंगे, नंबर टू कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज भी आ सकती हैं, एंड नंबर थ्री आपके कोई इंडिविजुअल्स भी, एग्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए सिर्फ इन्हें दिया जाता है। फॉर एग्जांपल लोकल अथॉरिटीज आर गिवन स्टैट्यूटरी पावर टू मेक बायलॉज विच अप्लाई विद इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी। जैसे अगर आप किसी भी शहर के, आप कराची के हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची है जो कराची सिटी के मैटर्स को देखती है। अब जो सिटी के जो मैटर्स हैं बेसिकली ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरा सूबा देखना है। अब वो कहती है अगर हम सिटी लेवल पे आके भी ये देखेंगे कौन से मोहल्ले में कौन सी नाली बनानी है, कौन सी सड़क बनानी है, तो इतने पेटी इश्यूज में तो हम फंस जाएंगे, तो बड़े काम कैसे करेंगे सूबे के। उन्होंने क्या किया, जिला कौंसिल कराची लॉ में लिखा हुआ वो बना दी गई, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने इख्तियारात जिला कौंसिल कराची को, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कराची को दे दिए कि भाई आपने कराची से ये रिलेटेड, जो सिटी से रिलेटेड काम आपने करने हैं, हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने इख्तियारात दिए, तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल काम कर सकती है। अगर उसके अपने पास कोई इख्तियारात नहीं है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के पास, तो सूबे ने अपने इख्तियारात दे दिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने इख्तियारात दे दिए। कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब जब आपने अपना एक इख्तियार दे दिया, तो सूबे का कितना इख्तियार है कि वो मॉनिटर करे सिटी गवर्नमेंट को कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, ये ऐसे करो ऐसे ना करो, उन्हें ज़बरदस्ती कर सकती है कि नहीं। तो लॉ ये कहता है कि नहीं, वंस आपने एक इख्तियार दे दिया, तो जब आपने इख्तियार दे के सर पे बैठे रहना, तो फिर आपने इख्तियार तो ना दिया ना, आप तो उसे एम्प्लॉई के तौर पे यूज़ कर रहे हो, आप तो इसे एग्जीक्यूटर के बस तुम एग्जीक्यूट करो, फैसले हम ही करेंगे, फिर इख्तियार तो ना दिया ना। इख्तियार देने का मतलब है आपने उसे डिसीजन पावर दे दी है। तो जब आपने उसे इख्तियार दे दिया, तो उसे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, इख्तियार के अंदर रहते हुए वो सारे काम कर सकता है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप उसे एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन आप उसे ये नहीं कह सकते कि इसे बंद कर दो चूंकि कि हमें पसंद नहीं, वो कर सकता है। बट चूंकि आपने इख्तियार दिया था, तो आप वापस भी ले सकते हैं। आपने कुछ ऐसे बात देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक काम नहीं करे, आपने अपना इख्तियार वापस ले लिया। लेकिन जब आपने इख्तियार दिया था और जब आपने वापस लिया, इसके इन बिटवीन जो भी काम उन्होंने किए हैं वो उन्होंने अपनी अथॉरिटी के मुताबिक किए हैं जो आपने दी थी, इन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने कर दिया सो कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मैंने इख्तियार वापस लिया, तुमने ठीक काम नहीं किया, तो जो काम तुम कर चुके हो वो भी रिवर्स होंगे और हम तो पेनलाइज करेंगे तुम्हें, या वो चीज़ें रिवर्स करेंगे, ये नहीं हो सकता। बट जिस दिन आपने इख्तियार वापस ले लिया, अब उनके पास है ही नहीं, अथॉरिटी नहीं है। जब अथॉरिटी नहीं है तो उन्हें मजीद काम ना करना चाहिए ना वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर उन्होंने कोई काम किया,
तो फिर आप उन्हें पेनलाइज कर सकते हैं, उन्हें कोर्ट में कह सकते हैं कि भाई इनके पास तो अथॉरिटी नहीं थी, हम तो वापस ले चुके थे, इन्होंने ये काम क्यों किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपने अथॉरिटी दे दी तो आपके पास बड़ी लिमिटेड सी पावर होती है कि आप उनमें अपनी चीज़ें इम्पोज कर सकें या उन्हें कंट्रोल कर सकें। तो हम कहते हैं वेरी लिमिटेड अथॉरिटी। ठीक है। तो जो डेलीगेटिंग बॉडी है वो हैज़ अ वेरी लिमिटेड अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेशन, बट वो टेक बैक कर सकते हैं, और टेक बैक करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। Parliament has some control over delegated legislation by restriction and defining the powers and make rules। जब आपने उन्हें सम कंट्रोल, याद रखना पूरा कंट्रोल नहीं होता। और वो कैसे कि जब आप उसे इख्तियार दे रहे थे तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि भाई ये जो इख्तियार हम दे रहे हैं आपको इन लाइंस के अंदर रहते हुए काम करना है, तो वो उस हिसाब से उतना कंट्रोल तो आप कर सकते हैं कि भाई आपने ये काम बियॉन्ड आवर अथॉरिटी किया, योर अथॉरिटी किया। ये तो हमने रूल्स आप में लिखा ही नहीं था कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो अपनी कॉमन सेंस, अपनी प्रोफेशनल सेंस और अपने एक विजडम अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें दिया गया अख्तियार कि वो कैसे काम करना चाह रहे हैं। रूल मेड अंडर डेलीगेटेड पावर टू मूव लेजिस्लेशन में बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अल्ट्रा वायर्स। सिर्फ कोर्ट में एक ही बेस पे चैलेंज हो सकते हैं कि जनाब इन्होंने जो काम किया है वो तो हमने इख्तियार ही नहीं दिया था, वो तो इनकी पावर में ही नहीं आता था, तो चैलेंज हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो उस इख्तियार के अंदर था, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई इन्होंने काम गलत किया है। कोर्ट कहेगी काम गलत है या ठीक है, आपने इख्तियार तो दिया था और उनका इख्तियार है, उन्होंने लॉ के मुताबिक किया है। तो अल्ट्रा वाइज का मतलब है बियॉन्ड अथॉरिटी। ये वर्ड याद कर लें, ये बहुत जगह आता है, बियॉन्ड अथॉरिटी। ठीक है। मतलब उन्हें अथॉरिटी नहीं थी और उन्होंने ये काम कर लिया, इसी बेस पे आप कोर्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसे मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये दे पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो बियॉन्ड अथॉरिटी वाला काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इट एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स और हैज़ बीन मेड विदाउट ड्यू कंप्लायंस, कि या तो वो जो आपने लिमिट दी थी उन्होंने उसे एक्सीड कर दिया, इख्तियार से बाहर चले गए, या उस इख्तियार को करते हुए उन्हें सर्टन चीज़ें करनी थी, एक कंप्लायंस करनी थी, कुछ चीज़ों को फॉलो करना था। इख्तियार तो था लेकिन सर्टन चीज़ों को फॉलो करते हुए इख्तियार था, वो चीज़ें उन्होंने फॉलो नहीं की, तो भी उसे चैलेंज किया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बेटा ये आपने खुद पढ़ लेने हैं। आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि मैं अपना काम आपको देता हूँ तो उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदा ये है कि मेरी बर्डन कम हो जाएगा, मैं ज़्यादा बड़े इश्यूज़ पे फोकस कर सकता हूँ। नुकसान क्या है कि मैं, मेरा जो विजडम है बीइंग क्वालिफाइड सीए, वो आपका विजडम नहीं है। तो मैं अगर आपको एक ऑडिट में काम देता हूँ, हो सकता है आप उस लेवल का काम ना कर सकें जिस लेवल का मैं करता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं क्योंकि मैं एक हायर लेवल पे बैठा हूँ, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। तो ये फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ों के हैं, तो इसे आपने पढ़ लेना है। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ एंगल से कई बार सवाल पूछे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इवन उन्होंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बार बार पूछे हुए हैं पेपर में, ये हम नीचे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो इसे आपने याद रखना है। तो ये हमारा चैप्टर था, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि ये चैप्टर लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो गया। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि एक बार हम चैप्टर वन को बहुत क्विकली पढ़ेंगे, और आपने एक आइडिया ले दूंगा मैं आपको कि तकरीबन जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने तो आउट ऑफ बुक पढ़ाया है ना, वाइट बोर्ड पे पढ़ाया है या बोल के पढ़ाया है, मैंने किताब को ज़्यादा टच नहीं किया। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या किताब की चीज़ें हमने कवर कर ली हैं या नहीं की। मुझे पता है कि एक चीज़ अभी कवर नहीं हुई, वो ये है कि कुछ टाइम लाइन्स हैं, वो जो हमने पढ़ा था ना, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, कि नेशनल असेंबली से सेनेट में जाएगा, तो उसमें ये लिखा है कि सेनेट कितने दिनों में फिर इसकी अप्रूवल देगी या रिजेक्ट करेगी। क्योंकि अगर ये अनलिमिटेड हो जाए फिर तो नेशनल असेंबली वेट ही करती रहेगी और सेनेट लटकाती रहेगी। तो वो जो टाइम लाइन है, फिर प्रेसिडेंट को जाएगा असेंट के लिए, प्रेसिडेंट कितने दिनों में असेंट देने का पाबंद है, वो थोड़ी सी टाइम लाइन्स हैं। ये चीज़ मैंने अभी नहीं पढ़ाई, तो वो मैं पढ़ाता तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती, तो मैंने कहा कि उसे बिल्कुल आखिर में करेंगे। तो वो रह गया, उसे हम देख लेंगे, और ये चैप्टर ऑफिशियली हम ख़त्म कर चुके हैं। अगले लेक्चर में क्विकली पूरे चैप्टर को मैं सिर्फ रिव्यू दूंगा, और हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे। बल्कि हमारा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा और वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगले लेक्चर में पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनने में सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद एंड सो ऑन। तो पहले तो हम पूरा प्रोसेस समझेंगे और उसके बाद फिर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू कर देंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतें, शफ़क़तें, करम, रहमतें, सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ आप सब पे नाजिल फरमाता रहे, मुझ पे भी और आप पे भी। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मुलाकात करते हैं।